नमस्कार। आज की चर्चा में स्वागत है। एक शब्द है बलिदान। सुनते ही मन में क्या आता है? वीरता, महान त्याग, शायद देशभक्ति या धर्म के लिए खुद को न्योछावर कर देना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही शब्द किसी की गहरी बेबसी, किसी के शोषण और सामाजिक अन्याय का प्रतीक बन जाए। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं मार्मिक कहानी बलिदान के आईने में इसी उलझे हुए सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो बलिदान, किसान संघर्ष और सामाजिक न्याय शीर्षक वाले एक विश्लेषण के कुछ अंश हैं। और ये विश्लेषण कहानी की परतों को खोलता है, खास तौर पर किसानों के संघर्ष और उस समय के सामाजिक ताने बाने के संदर्भ में। तो आज हमारा इरादा सिर्फ कहानी का सार जानना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस विश्लेषण के जरिए उन गहरी बातों को पकड़ना है जो प्रेमचंद शायद हमें दिखाना चाहते थे। हम देखेंगे कि किसानों का जीवन कैसा था, वे किस तरह के अन्याय का सामना कर रहे थे, और सबसे अहम, प्रेमचंद ने बलिदान जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल इस कहानी के लिए क्यों किया। क्या ये वाकई किसी महान त्याग की कहानी है या फिर कुछ और? चलिए फिर शुरू करते हैं इस कहानी के मर्म को टटोलना। देखते हैं कैसे एक किसान परिवार की बज़ाहिर सीधी सादी लगने वाली कहानी अपने समय के समाज की कड़वी सच्चाइयों और व्यवस्था की खामियों पर उंगली रखती है। तो सबसे पहले कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? यह विश्लेषण बिल्कुल साफ तौर पर कहता है कि यह कहानी भारतीय किसान की बेबसी, उसकी लाचारी और उस पर होने वाले सामाजिक शोषण का एक अत्यंत मार्मिक, मतलब दिल को छू लेने वाला चित्रण है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरे कृषि समाज की तस्वीर है जो एक खास तरह की व्यवस्था में, समझिए, जकड़ा हुआ था। हाँ बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रेमचंद किस तरह बलिदान शब्द को, आप कह सकती हैं, एक नए मायने देते हैं। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि प्रेमचंद ने किसानों द्वारा अपने मूल्यों, अपनी पहचान और ख़ास तौर पर अपनी ज़मीन के प्रति जो गहरा लगाव था ना, जिसके लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को एक तरह से मजबूर थे, उसे बलिदान कहा है। ये महज एक शब्द नहीं, ये उस दौर की जमींदारी व्यवस्था पर एक तीखा और एक चुभने वाला कटाक्ष है। जमींदारी व्यवस्था? अच्छा, मतलब वो सिस्टम जहां जमीन के मालिक बड़े जमींदार होते थे और किसान जो असल में उस पर खून पसीना बहाते थे, वे महज काश्तकार थे, भारी लगान चुकाते हुए। इसी सिस्टम की बात हो रही है यहाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल वही सिस्टम। विश्लेषण बताता है कि प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि ये व्यवस्था किस तरह किसानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से, समझिए, निचोड़ लेती थी। जमींदार न सिर्फ उनकी मेहनत का बड़ा हिस्सा ले जाते थे, बल्कि उनका व्यवहार भी अक्सर, आप कह सकती हैं, अपमानजनक और शोषक होता था। कहानी दिखाती है कि कैसे ये व्यवस्था लोगों को अपनी सबसे कीमती चीजें, उनकी जमीन, उनका स्वाभिमान, यहाँ तक कि उनका जीवन, वो सब कुर्बान करने पर मजबूर करती है। और शोषण का सिर्फ यही एक रूप नहीं था, है ना? कहानी में, जैसा कि ये विश्लेषण उजागर करता है, किसानों की निरक्षरता, मतलब उनके पढ़े लिखे ना होने की समस्या का भी जिक्र है। जमींदार और साहूकार वर्ग किस तरह उनकी सज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसाता था, झूठे हिसाब किताब रखता था। ये भी कहानी का एक अहम पहलू है। ये दिखाता है कि शोषण कितना बहुआयामी था। सही कहा। निरक्षरता उन्हें और भी ज्यादा कमजोर बना देती थी। वो कागजात नहीं समझ सकते थे, अपना हक सही से नहीं जता पाते थे। प्रेमचंद इस कहानी के जरिए उस व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं जो न सिर्फ आर्थिक शोषण करती है, बल्कि लोगों को ज्ञान और जानकारी से भी वंचित रखती है, ताकि शोषण और आसान हो जाए। ये एक तरह का वैचारिक शोषण भी है। अब अगर कहानी के किरदारों की बात करें तो मुख्य पात्र है हरखू। विश्लेषण उसे एक गरीब किसान के रूप में चित्रित करता है, लेकिन साथ ही वो मेहनती और स्वाभिमानी भी है। वो जमींदार की जमीन जोतता है, गरीबी में जीता है, पर उसमें एक आत्मसम्मान का भाव है। ये विरोधाभास गरीबी और स्वाभिमान का उसके चरित्र को काफी जटिल बनाता है, नहीं? हाँ, हरखू का चरित्र उस दौर के बहुत से किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। उनमें मेहनत करने का जज्बा था, अपनी जमीन और अपने काम के प्रति एक निष्ठा थी, एक स्वाभिमान था। लेकिन व्यवस्था ऐसी थी कि उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता था और उनका स्वाभिमान अक्सर कुचला जाता था। हरखू की कहानी इसी त्रासदी को दर्शाती है। और ये त्रासदी सिर्फ हरखू तक सीमित नहीं रहती। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाती है कि ये संघर्ष, ये गरीबी और शोषण का चक्र वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है।
हरखू की मृत्यु के बाद उसका बेटा गिरधारी उसी जमीन पर काम करता है, और फिर गिरधारी का बेटा लगारधारी यानी हरखू का पोता वो भी उसी विरासत को ढोता है। ऐसा लगता है जैसे वे एक ही चक्की में पिस रहे हैं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। बिल्कुल, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला दुष्चक्र कहानी का एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं निराशाजनक पहलू है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये दिखाता है कि समस्या किसी एक व्यक्ति की कमजोरी या किस्मत की नहीं थी, बल्कि पूरी व्यवस्था की थी। व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई थी कि उससे निकलना लगभग नामुमकिन था। खासतौर पे लगारधारी की स्थिति, उसके बारे में विश्लेषण क्या कहता है? कुछ खास? हाँ, लगारधारी की स्थिति खास तौर पर मार्मिक है। उसे भी अपने दादा और पिता की तरह जमींदार के अन्याय और शोषण का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक और परत जुड़ जाती है। विश्लेषण इशारा करता है कि गरीबी और संभवतः बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबा होने के कारण वो उन खेतों को छोड़ भी नहीं पाता। जमीन से उसका जुड़ाव सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि शायद उसकी आर्थिक मजबूरी भी बन गया है। उसके पास विकल्प इतने सीमित हैं कि जमीन छोड़ने का मतलब शायद भूखों मरना होगा। तो मतलब जमीन से ये जुड़ाव एक तरह का बंधन बन जाता है। वो जमीन जो उसकी पहचान है, वही उसके शोषण का कारण भी बनती है। ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, बिल्कुल यही विरोधाभास है। जमीन उनकी पहचान है, उनकी रोजी रोटी है, उनका सब कुछ है, लेकिन उसी जमीन पर टिके रहने के लिए उन्हें अपमान सहना पड़ता है, शोषण बर्दाश्त करना पड़ता है। विश्लेषण के अनुसार लगारधारी का संघर्ष इसी दुविधा को दिखाता है। वो उस जमीन को छोड़ नहीं सकता, लेकिन उस पर टिके रहने की कीमत बहुत भारी है। और शायद इसी कीमत को, इसी मजबूरी में किए गए त्याग को प्रेमचंद बलिदान कह रहे हैं। जैसे ये एक थोपी हुई मजबूरी है जिसके बिना गुजारा ही नहीं। सही कहा। और यही प्रेमचंद की महानता है। वे हमें स्थापित धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए उकसाते हैं। क्या हर त्याग बलिदान कहलाने लायक है? क्या मजबूरी में किया गया समझौता भी बलिदान है? कहानी हमें इन सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। तो अगर हम किरदारों को महज व्यक्ति न मानकर प्रतीक के तौर पर देखें, जैसा कि विश्लेषण सुझाता है, हरखू, गिरधारी, लगाधारी, ये क्या दर्शाते हैं फिर? देखिए, विश्लेषण ये तर्क देता है कि ये पात्र महज काल्पनिक किरदार नहीं है, बल्कि वे उस समय के लाखों करोड़ों किसानों की सामूहिक पीड़ा, उनके संघर्ष और उनकी नियति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरखू का स्वाभिमान और गरीबी, गिरधारी का विरासत में मिले संघर्ष को निभाना और लगारधारी का उस चक्र में और गहरे धंसते जाना, ये सब उस व्यापक सामाजिक सच्चाई के अलग अलग पहलू हैं। प्रेमचंद ने एक परिवार की कहानी के जरिए पूरे कृषि समाज का दर्द बयान कर दिया है। यह कहानी को एक तरह के सामाजिक दस्तावेज का वजन देता है। अब आते हैं कहानी के मुख्य संदेश पर। विश्लेषण के मुताबिक एक संदेश तो ये निकलता है कि हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों के लिए खड़े रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर त्याग या बलिदान देने से हिचकाना नहीं चाहिए। ये सुनने में तो काफी प्रेरणादायक लगता है। हाँ, ऊपरी तौर पर यह एक नैतिक संदेश लगता है, लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, विश्लेषण यहाँ एक गहरा सवाल उठाता है। क्या कहानी वाकई इस तरह के बलिदान का महिमा मंडन कर रही है, या फिर वो उस क्रूर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की तीखी आलोचना कर रही है, जो इंसानों को ऐसी स्थिति में ला खड़ा करती है जहां उन्हें अपने मूल्य बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है? क्या ये बलिदान व्यक्ति की महानता है या व्यवस्था की क्रूरता का प्रमाण? इस पर सोचना होगा। ये बहुत अहम सवाल है। मतलब क्या प्रेमचंद हमें नायकों की तरह बलिदान देने को कह रहे हैं, या वे उस सिस्टम पर उंगली उठा रहे हैं जो ऐसे बलिदान मांगता है? विश्लेषण का झुकाव दूसरी तरफ ज्यादा लगता है। प्रेमचंद की सहानुभूति हमेशा शोषित और पीड़ित वर्ग के साथ रही है। ऐसा लगता है कि वे बलिदान शब्द का इस्तेमाल करके दरअसल उस व्यवस्था की विडंबना को उजागर कर रहे हैं जो कमजोरों से ही सबसे बड़ी कुर्बानियां मांगती है। ये महिमा मंडन से ज्यादा एक तरह का पर्दाफाश है। अच्छा, और दूसरा संदेश? विश्लेषण सामाजिक न्याय की बात भी करता है। हाँ, कहानी का दूसरा संदेश ज्यादा सीधा और स्पष्ट है। ये कहानी किसानों के जीवन के संघर्षों, उनकी पीड़ा, उनकी मेहनत के बावजूद उनकी बदहाली को पूरी शिद्दत से सामने लाती है। ये दिखाती है कि समाज में कितनी गहरी असमानता थी, न्याय कितना दुर्लभ था, और इस तरह ये कहानी जोरदार तरीके से सामाजिक न्याय की जरूरत को रेखांकित करती है।
ये बताती है कि एक स्वस्थ समाज वही है जहां हर व्यक्ति को, खासकर सबसे कमजोर तबके को, न्याय और सम्मान मिले। तो इसका आज के समय में क्या मतलब है? जमींदारी व्यवस्था तो अब उस रूप में नहीं है। क्या ये कहानी आज भी प्रासंगिक है? बिल्कुल प्रासंगिक है। विश्लेषण भी इसी ओर इशारा करता है। हो सकता है जमींदारी का वो पुराना ढांचा बदल गया हो, लेकिन क्या किसानों की समस्याएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं? बिल्कुल नहीं। आज भी हम कृषि संकट, किसानों की कर्जदारी, फसलों का सही दाम न मिलना, भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद, मौसम की मार, बाजार की अनिश्चितता, ये सब खबरें सुनते हैं। किसानों का संघर्ष आज भी जारी है, भले ही उसके रूप बदल गए हों। हाँ, ये बात तो सही है। आज भी किसानों के आत्महत्या की खबरें आती हैं, उनके आंदोलन होते हैं। इसीलिए बलिदान जैसी कहानियां आज भी महत्वपूर्ण है। वे हमें याद दिलाती हैं कि सामाजिक असमानता और अन्याय के मुद्दे कितने गहरे और स्थायी हो सकते हैं। वे हमें उस संघर्ष की याद दिलाती हैं जो समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए कर रहा है। कहानी हमें झकझोरती है कि हम सामाजिक न्याय की ज़रूरत को नज़रअंदाज न करें। जब तक समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, तब तक कोई भी विकास, कह सकते हैं, अधूरा है। तो कुल मिलाकर आज हमने बलिदान, किसान संघर्ष और सामाजिक न्याय लेख के विश्लेषण के आधार पर मुंशी प्रेमचंद की कहानी बलिदान की कई परतों को खोलने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ये कहानी महज एक दुखद कथा नहीं, बल्कि किसानों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले संघर्ष, जमींदारी व्यवस्था के शोषणकारी चरित्र और हाँ, बलिदान शब्द के पीछे छिपे गहरे और असहज कर देने वाले अर्थ को उजागर करती है। हरखू, गिरधारी और लगारधारी की कहानी उस समय के पूरे किसान समुदाय की व्यथा कथा बन जाती है। और प्रेमचंद की खूबी यही है कि वे सीधे सीधे उपदेश देने के बजाय पाठक को सोचने पर, सवाल करने पर मजबूर करते हैं। कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां व्यक्तियों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती हैं जहां उनके पास त्याग करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। हमने ये भी देखा कि कहानी सामाजिक न्याय के महत्व को कितनी शिद्दत से रेखांकित करती है और कैसे इसके मुद्दे आज भी हमारे समाज में गूंजते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि प्रेमचंद की कहानियां अक्सर करती हैं, वे हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। हमने बलिदान के अर्थ पर काफ़ी चर्चा की, तो यहाँ एक विचार श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ जाते हैं। क्या बलिदान हमेशा एक स्वैच्छिक, एक गौरवपूर्ण चुनावा कार्य होता है, जैसा कि अक्सर दर्शाया जाता है? या फिर कभी-कभी, जैसा शायद इस कहानी में नजर आता है, ये परिस्थितियों द्वारा, व्यवस्था द्वारा थोपी गई एक ऐसी मजबूरी बन जाता है जिसके बिना शायद अस्तित्व ही संभव न हो? इस सवाल पर सोचना कहानी की हमारी समझ को और भी गहरा कर सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।